This is day 5 of Science and Tech PT 365 डिस्कशन। अब हम स्पेस टेक जो चैप्टर था जो हम लोगों ने चालू किया था उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं विच इज़ ग्रेविटेशनल वेव्स। सो अभी रिसेंटली ये वाला टॉपिक न्यूज़ में वापस आया था बिकॉज साइंटिस्ट ने रिसेंटली अनवेल किया कुछ एविडेंसेस जिससे हमें पता लगता है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये हमारे यूनिवर्स के क्रॉस परमिएट कर रही है। परमिएट मतलब पैरेलली रन कर रही है एट लो फ्रीक्वेंसीज, क्रिएटिंग अ कॉस्मिक बैकग्राउंड हम। तो कई मूवीज में देखा होगा ना, वो जैसे जादू पिक्चर में दिखाते थे कि ओम ओम का साउंड आ रहा है यूनिवर्स से, है ना। तो ऐसा ही कुछ आइडिया इसमें भी आपको समझने को मिलेगा इन द सेंस कि यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो कि लो फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस ट्रैवल कर रही है जिससे एक साउंड क्रिएट हो रहा है यूनिवर्स के अंदर या हमारे पूरा जो कॉस्मिक यूनिवर्स है उसके अंदर। ठीक है, सो याद रखना ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही है एट लो फ्रीक्वेंसीज जिससे कि कॉस्मिक बैकग्राउंड हम बन रहा है हमारे यूनिवर्स के अंदर, राइट। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल के वेव्स के बारे में। ये ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग इनिशिएटिव्स जब आए हैं इसके बारे में तो यूपीएससी ने सवाल पूछा है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में भी शायद सवाल पूछा है, राइट। सो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है पहले ये बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स एक रिपल है। रिपल मतलब एक मूवमेंट है हमारे स्पेस टाइम फैब्रिक में, मतलब हमारा स्पेस जो है वो बेंड हो रहा है। जैसे साइन वेव होती है ना, ऊपर नीचे ऐसे वेव्स चलती है, वैसे हमारा स्पेस टाइम जो है वो बेंड होता है। और ये कब बेंड होता है? जब हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई हेवनली बॉडी, हेवनली ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे कि ब्लैक होल का मर्जर या स्टार्स का एक दूसरे में क्रैश होना, न्यूट्रॉन स्टार का कोलाइड होना। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं इनसे ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जब एक स्टार एक्सप्लोड करता है एसिमेट्रिकली, उस एक्सप्लोजन से ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट होती हैं। दो स्टार्स आपस में टकराते हैं उससे क्रिएट होती है। दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं उससे क्रिएट हो सकता है, राइट। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जब ये हेवनली बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं जिससे कि हमारा स्पेस टाइम फैब्रिक जो है यूनिवर्स का वो बेंड होता है, राइट। उसमें रिपल्स बन जाती हैं, इसी को ही ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। अब एक चीज याद रखना, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं दे ट्रैवल एट अ वेरी हाई स्पीड इन द एंटायर यूनिवर्स। और इसको मतलब हम लोगों को इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने से पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम सभी ने सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने इसके बारे में, इसके एग्जिस्टेंस के बारे में थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। मतलब उन्होंने थ्योरी में बता दिया कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और इन्हें हम अब जाके इस इनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो इन्होंने 1916 में दी थी उसका प्रैक्टिकल एविडेंस हमें 2015 में जाके मिला। मतलब आप समझ सकते हो, पहले पुराने ज़माने में होता था ना कि भविष्यवाणी करते थे कि आगे जाके ये होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का वर्क जो था उस उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा चीज़ मिलेगा, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। बट उनके वर्क के थ्रू अब जो है हम उनके जो पूरा का पूरा थ्योरी था उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, राइट। उनका जो रियल लाइफ एग्जिस्टेंस है इन ग्रेविटेशनल वेव्स का वो पता कर पा रहे हैं। एंड दैट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। और 2015 में कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था तो हम लोगों को पता होना चाहिए, लीगो नाम का एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने चालू किया इन 2015। अभी इंडिया के अंदर भी एक लीगो लैब बन रही है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट पहले देखो ये लीगो एक्सपेरिमेंट था विच इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे थी? तो यूएस के अंदर थी। तो इस ये जो ऑब्जर्वेटरी थी इसके थ्रू हम लोगों ने पता लगाया कि यस ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और इसके स्टडी से बहुत सारे ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये भी पता लगा, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा हमें आइडिया लगा, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता लगी, ब्लैक होल कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई हैं। तो यहाँ पे हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी एक थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। तो जनरली हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स कब पैदा होती है? जब कोई स्मॉल पे जो ब्लैक होल्स के स्मॉलर पेयर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जनरली हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होती हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ह्यूज ब्लैक होल मर्ज हो रहे हैं या उसमें से कोई लेट्स से कोई सेलेस्टियल बॉडी उसमें क्रैश हो रही है तो वहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स जनरली देखने को मिलती है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इसमें पता होना चाहिए। अब ग्रेविटी और स्पेस टाइम का आपस में क्या लेना देना है? तो
आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसमें उन्होंने पॉस्टुलेट किया कि ये जो स्पेस और टाइम है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर इंटरवोवन। मतलब जनरली हम लोग क्या मानते हैं, 3D वर्ल्ड मानते हैं हम लोग, ठीक है। 3D क्या होता है कि एक कोई बॉक्स है, ठीक है, लेट्स से ये एक बॉक्स था, पहले हम 2D देख रहे हैं, बट जैसे हम 3D यानी रियल लाइफ में जाते हैं हम देखते हैं कि 3D है, यानी इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है और इसका हाइट है, ठीक है, इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है और इसका हाइट है, 3 एंटिटीज होती है, राइट। तो ये 3D वर्ल्ड होता है। लेकिन जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी उसने इसमें एक और डायमेंशन जोड़ दिया विच इज टाइम, ठीक है, उन्होंने टाइम भी जोड़ दिया। तो उन्होंने बोला स्पेस और टाइम इंटरकनेक्टेड है, राइट। ये था उनका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया। फिर उन्होंने उसमें बताया कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है दैट इज द रिजल्ट ऑफ बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक। मतलब जितना हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा स्पेस टाइम को बेंड करेगा और वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के तौर पे हमें दिखेगा, राइट। तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने दिया था, उन्होंने बोला था दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये था न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, ग्रेविटेशन के अलावा भी एक फोर्स है। अब वो फोर्स आगे देखेंगे कौन सा फोर्स है, बट अभी के लिए इतना याद रखना, इन्होंने ये बोला कि एक और फोर्स है जो कि इक्वलेंट है टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये याद रखना, जितना ग्रेटर मास उतना ज़्यादा वो स्पेस को बेंड करेगा। तो जितना बड़ा सेलेस्टियल कोई बॉडी होगा, कोई स्टार होगा या इवन ब्लैक होल होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम को बेंड करेगा अपने अराउंड, ठीक है। इसको आप बहुत सारे प्रिंसिपल से समझ सकते हैं, बट इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जैसा अभी किसी ने पूछा था। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, ये बेसिकली सपोज लेट्स से यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, अब ठीक है, यहाँ पे कोई ए पर्सन खड़ा है, राइट। अब ये जो लाइट आ रही थी, ठीक है, इससे मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट सोर्स दिख रहा था, पॉइंट मतलब एक छोटा सा डॉट सोर्स दिख रहा है क्योंकि बहुत दूर से ये लाइट आ रही है। लेकिन लेट्स से यहाँ पे कोई हेवनली बॉडी अगर आ जाती है इसके कांटेक्ट में, तो ये क्या करता है, स्पेस टाइम को बेंड करेगा। तो स्पेस टाइम को बेंड करेगा तो उस बेंडिंग से क्या होगा, ये वाली जो विजिबल लाइट है ये बेंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये नेचुरली रेड कलर में आपको लाइट दिख रही है, अब ये बेंड हो जाएगी ग्रीन कलर में, राइट। अब ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। सो यानी ये ऑब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला कलर विजिबल है ना, समझ में आ रहा है कैसे बड़ा हो रहा है ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग में। ये थोड़ा बेटर डायग्राम में दिखाऊं, ये क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। एक बार मैं एक कलर दूसरा ट्राई करता हूँ, लेट्स ट्राई इंडिगो, ठीक है। तो एक हेवनली बॉडी आ गया, लेट्स से दिस इज अ हैवी बॉडी, ठीक है। हैवी बॉडी मतलब कोई स्टार वगैरह आएगा जो कि स्पेस टाइम को बेंड करेगा अपने अराउंड, और जिसकी वजह से ये जो लाइट रेज आप तक आ रही थी ये बेंड हो जाएंगी, इसलिए ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट पहले आपको छोटा सा दिख रहा था अब ये आपको बड़ा दिखने लगेगा, राइट। सो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। क्लियर। तो ये वाला टॉपिक समझ आना चाहिए बिकॉज यूपीएससी ने कई बार इसके अराउंड सवाल आप लोगों से पूछे हुए, ठीक है। सर ये जो लीगो एक्सपेरिमेंट है वो भी सर ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे ही काम करती है क्या? नहीं, वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग पे काम नहीं करता, लीगो बस ये था कि हमें डिटेक्ट करना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं कि नहीं है, राइट। उस पर्पस के लिए हम लोगों ने लीगो को तैयार किया था। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग बाद में हम लोगों ने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें जो नॉर्मल जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा मैग्नीफाइड अपीयर हो रहे हैं। तो वो मैग्नीफाइड अपीयर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहीं ना कहीं अपना वर्क कर रही है, जिसके थ्रू हमें वो जो लाइट है वो बेंड हो जा रही है और उससे हमें वो थोड़े से ऑब्जेक्ट्स बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, राइट। सो इस तरीके से जो बेंडिंग होता है लाइट का उसे हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम ड्यू टू अ हैवी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इंडिया में बता सकते हो ये टेलीस्कोप कहाँ है? अच्छा, सामने लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जाइंट मीटर वेव मतलब ये हम जो लाइट है या जो बेसिकली रेडियो वेव आ रही है उसकी जो वेव लेंथ है वो जनरली मीटर वेव में आपको मिलेगी, मतलब उसका जो वेव लेंथ है वो अराउंड मीटर्स में आपको मिलेगा, राइट। सो इंडिया के अंदर ये जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ये पुणे के अंदर है, ऑपरेटेड बाय द नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे,
पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर लो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 से 1450 मेगाहर्ट्ज तक का जो वेव्स है उनको हम इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे यूनिवर्स में ऐसे बॉडीज हैं, बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हेवनली बॉडीज है जो कि रेडियो वेव्स रिलीज करते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम इस जायंट मीटर रेडियो वेव टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे देखो, इसमें पल्सार एक इवेंट है। पल्सार क्या होता है? दिस इज अ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट में लाइट या फिर पल्स जो है, रेडियो पल्स, वो रिलीज करता है। तो अर्थ के ऊपर ये हमें कुछ फ्लैशेस में दिखाई देता है, मतलब जो लाइट है वो कभी जल रही है कभी बंद हो रही है, राइट। जैसे होता है ना, कभी देखा होगा खराब लाइट हो जाती है तो वो अपने आप जल रही है अपने आप बंद हो रही है। तो वैसा ही पल्सार से हमें लाइट या रेडियो वेव्स आते हुए दिखाई देते हैं। तो कोई मुझे बता सकता है न्यूट्रॉन स्टार कब बनता है? व्हेन इज अ न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म्ड? सर जब कोई लो मास स्टार जब डेड लाइफ होता है लास्ट में तो करेक्ट। जब एक स्टार जो है वो खत्म हो जाता है तब उसका जो एंड पॉइंट, मतलब जो एक लो वेट वाला होता है, अगर बहुत हैवी वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो ब्लैक होल बन जाएगा अपना खत्म होके। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन अगर कोई लो वेट वाला स्टार एक्सप्लोड होता है, जैसे हमारा सन अगर कभी एक्सप्लोड हुआ, ठीक है, होगा ही कभी ना कभी, तो वहां पे न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। अब ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये एमिट करता है पल्स ऑफ रेडिएशन विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ एज ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो एक बार मैं इमेज दिखा देता हूँ, होगा मेरे पास। ये देख पा रहे हो इमेज? यस सर। दिख रहा है? ये बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और वो बहुत तेजी से घूम रहा है, और वो जो घूम रहा है उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ये लाइट रिलीज हो रही है। तो अगर हम एक सिंगल पॉइंट पे खड़े हुए हैं तो हमें सिर्फ एक बार उसमें से फ्लैश आता हुआ दिखेगा और फिर वो पूरा घूम के आएगा, फिर हमें फ्लैश दिखाई देगा, राइट। सो इस तरीके से आपको एक पल्सार जो है वो एक रोटेटिंग फील्ड है जिसकी वजह से उसमें से जो आने वाली लाइट्स है या जो रेज है वो आपको फ्लिकरिंग दिखाई देगी। ठीक है, सो ये चीज इसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, राइट। सो समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन स्टार मतलब खत्म हो गया स्टार, लो वेट वाला स्टार जब खत्म हो जाएगा और उसमें से जो आपको पल्सेस निकलती हुई दिखेंगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से रोटेट कर रहा है इसलिए फ्लिकरिंग पल्सेस आएंगी, राइट। सो इसे कॉस्मिक क्लॉक भी मानते हैं। कॉस्मिक क्लॉक्स क्यों मानते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो इसमें एक फिक्स रोटेशन हो रहा है जिसके बाद वो लाइट आपको वापस दिखाई दे रही है। तो इसलिए हम यूनिवर्स की क्लॉक बोल सकते हैं इन पल्सार्स को। तो याद रखना, दीज आर हाईली मैग्नेटाइज्ड एंड रोटेटिंग एट इनॉर्मस स्पीड। क्लियर? तो आपसे पूछ सकता है पल्सार क्या होता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। और पीरियड क्या होगा पल्सार का? तो पीरियड वो वाला पॉइंट है जहां पे उसका जो एक बार आपको लाइट दिखा और फिर वो बंद हो जाता है और उसके बाद वापस लाइट दिखता है, राइट। सो ये जो पीरियड है जिसमें पल्सार के जो वेव्स है वो आपको वापस दिखाई देते हैं, उसे हम पीरियड ऑफ पल्सार बोलते हैं। क्लियर? इतने बात में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? 2013 में क्वेश्चन आया था थोड़ा सा साइंस, बेसिक साइंस से रिलेटेड है। उसमें पूछा था कि ग्रेविटी न्यूक्लियर फोर्स दिया था जो कि मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है या वीकेस्ट कौन सा है वो बता दीजिए इन तीनों में से। वीकेस्ट तो फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटी ही है। करेक्ट, ग्रेविटी एक वीकेस्ट फोर्स है, तो यही क्वेश्चन था 2013 में। एक क्वेश्चन आया था 1980s में, एस्ट्रोनॉट लुक आउटसाइड द विंडो ऑफ स्पेसशिप इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सन, व्हाट कलर डज द स्काई लुक टू हिम। तो वो जो स्काई है वो कौन से कलर का दिखता है उसे? ये तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के साथ क्वेश्चन है ये वाला।
आई थिंक जब जब ऑब्जेक्ट दूर जाती है तो वो समथिंग रेड कलर या ब्लू कलर में होती है जो। मुझे आप क्या बोल रहे हो वो तो नहीं पता, लेकिन आंसर इसका ब्लैक कलर था। हाँ लेकिन अगेन तो मतलब दिखेगा, रीजन बीइंग कुछ स्कैटर नहीं हो रहा। जैसे अर्थ की ओर हमें ब्लू कलर क्यों दिखता है स्काई, टकरा कर स्कैटर होती राइट, है। रमन हाँ, वो इफेक्ट, राइट राइट। स्कैटरिंग से हमें वो ब्लू कलर का दिखता है, तो वो स्पेस में था ही नहीं वो चीज़, राइट? तो इसे स्कैटरिंग नहीं होगा, लाल कलर दिखेगा। हाँ तो लेकिन इस अगेन दिखेगा, रीजन बीइंग कुछ स्कैटर नहीं हो रहा। जैसे अर्थ की ओर हमें ब्लू कलर क्यों दिखता है स्काई, राइट टकरा कर राइट, स्कैटर होती रमन इफेक्ट, राइट राइट। है। स्कैटरिंग से हमें वो ब्लू कलर का दिखता है, तो वो स्पेस में था ही नहीं वो चीज़, राइट? तो इसे स्कैटरिंग नहीं होगा, लाल कलर दिखेगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। तो लीगो के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। ये पहला हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया जिसके थ्रू हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई या ये असर्टेन किया कि यस देर आर ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि पूरे यूनिवर्स के अंदर चल रही हैं, और उसे हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटेक्ट किया। अब वो यूएस में थी लैब्स, अब यूएस के बाद हम अक्रॉस द वर्ल्ड भी ये लीगो लैब्स बनाना चाह रहे हैं, राइट? सो इसमें ये जो थर्ड ऑब्जर्वेटरी बनेगी ये बनेगी इंडिया के अंदर। इसके अलावा एक और फोर्थ लीगो डिटेक्टर बनेगा, वो बनेगा जापान के अंदर कागरा रीजन में, राइट? और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। अब इंडिया के अंदर ये लीगो लैब बनने जा रहा है। अब ये कहाँ बनेगा ये पता होना चाहिए। सो महाराष्ट्र में एक रीजन है, महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर ये बनेगा। इसमें फंडिंग कौन देगा? तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ये फंडिंग देंगे इस लीगो लैब को एस्टैब्लिश करने में। और इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है वो यूएस में जो लीगो लैब्स है उनसे भी आएगा, और इंडिया में जो एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो भी कोलैबोरेट करेंगे। अब इससे रिलेटेड डेवलपमेंट में थोड़ा सा और फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। एक है आइंस्टाइन टेलीस्कोप। तो आइंस्टाइन टेलीस्कोप बेसिकली इतना याद रखना, ये एक अंडरग्राउंड हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं जिससे हम थर्ड जनरेशन जो है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं, मतलब और एडवांस ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने वाली ऑब्जर्वेटरी तैयार की जा रही है, ठीक है? तो ये अंडरग्राउंड होगा। कभी आपसे ऐसा सवाल पूछ सकता है ओवर द ग्राउंड है या कोई सैटेलाइट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अंडरग्राउंड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है? तो याद रखना आइंस्टाइन टेलीस्कोप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो लीसा, लेजर इंटेरोफेरोमीटर स्पेस टेलीस्कोप। तो लीजा एक स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पे ध्यान देना स्पेस में है ये, राइट? तो हम लोगों ने एक सैटेलाइट स्पेस में भेजी है जो कि ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की तरह काम कर रही है, विच वॉज बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ लीजा पाथफाइंडर। अब ये जो प्रोजेक्ट है लीसा, ये लीड कर रहे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, अलॉन्ग विद द नासा एंड इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट। यूपीएससी ने ई लीसा के बारे में सवाल पूछा हुआ था। ई लीसा क्या है? इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो ये उस साल करंट अफेयर्स में था, इसलिए यूपीएससी ने इसमें से सवाल पूछ लिया, ठीक है? तो आपको ये आइडिया लग गया कि सवाल किस टाइप के यूपीएससी पूछ रहा है। जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे एक्सपेरिमेंट, उनके बारे में डेफिनेटली यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है? और ये इवॉल्व लीसा जो है ग्रेविटेशनल वेव से कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो इसमें क्या था, हम लोगों ने बेसिकली एक मदर सैटेलाइट रखा और दो डॉटर सैटेलाइट रखे, ठीक है? अब इन्होंने का एक नेटवर्क बन गया। अब हम लोग क्या देख रहे थे, यूनिवर्स में से जगह जगह से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स आते हैं तो इनके बीच में जो सिग्नल है, अगर ग्रेविटेशनल वेव्स उसे टच करेंगी तो इनके बीच में जो मूवमेंट है सिग्नल्स का वो थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती है वो स्पेस टाइम को बेंड करती है। तो अगर लेट्स से इस वाले पाथ के ऊपर टच कर दिया इन्होंने, तो ये जो पाथ है पार्टिकल्स का चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। इससे हमें पता लग जाएगा कि यस यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल वेव्स मिली है। क्लियर है कैसे काम करता है लीसा और ये लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी? इतने पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ये इलिजा पे 2 बार क्वेश्चन आया है, मतलब 2017 में भी पूछा कि पर्पस क्या है इलिजा का, तो उसका आंसर था टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। और फिर 2020 में आपने जैसे बोला फिर रिपीट था वो,
इलीजा वाला। और वो थोड़ी देर पहले हमने रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट के बारे में पढ़ा ना, तो स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है अवे, तो उससे जो लाइट आती है उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। और जो अगर पास आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उससे जो लाइट आएगी तो उसको ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। तो इससे हमें एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता चलता है। तो इस सेम क्वेश्चन 2012 में पूछा है। तो समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार ग्रेविटेशनल वेव्स और इनसे टॉपिक पूछ सके। ऑलराइट, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखो, ब्लैक होल एंड टाइम डायलेशन। ब्लैक होल के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए था बिकॉज रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया अ क्लास ऑफ ब्लैक होल्स, जिससे टाइम डायलेशन का जो आइडिया है वो हमें देखने को मिलता है। टाइम डायलेशन मतलब टाइम जो है थोड़ा स्लो डाउन कर गया। और स्लो डाउन क्यों कर गया? बिकॉज आपको पता है कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो अपने अराउंड स्पेस टाइम को वॉर्प करता है या फिर बेंड करता है, तो उससे क्या होता है, टाइम भी स्लो डाउन हो सकता है, राइट। सो इसी को ही हम टाइम डायलेशन बोलते हैं। So the time dilation illustrates that during the period time passed at only fifth of the current rate, ठीक है। तो सपोज नॉर्मल, अगर हम बोले कि एक नॉर्मल अर्थ पे कोई पर्सन बैठा है, उसके हिसाब से 5 सेकंड बीत गए हैं, तो अराउंड अ ब्लैक होल केवल 1 सेकंड इज ओनली स्पेंड, केवल 1 सेकंड खत्म हुआ है। अगर अर्थ पे 5 सेकंड खत्म हुए तो उस ब्लैक होल के अराउंड 1 सेकंड खत्म हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो टाइम डायलेशन इस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्वेसार। क्वेसार क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेसार एक एक्सट्रीमली एक्टिव ल्यूमिनस टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। तो थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पहले एक डायग्राम देख लो। तो ये तो देखो आपका पल्सार था, ठीक है, ये पल्सार का डायग्राम है। यहाँ पे देखो, दिस इज क्वेसार। तो क्वेसार में क्या है, बेसिकली एक यंग गैलेक्सी है जिसके नीचे एक सुपर मैसिव आपको ब्लैक होल देखने को मिलता है। और आपको पता है ब्लैक होल जैसे सिंक में होता है ना, सिंक में पानी भर दो एक बार बहुत सारा और एकदम से उसका प्लग खोल दो सिंक का, तो पानी क्या वर्लपूल बन जाता है, ऐसे सेंटर के अराउंड कॉन्सेंट्रेट होने लगता है। तो अब सेंटर के अराउंड जब ये गैसेस कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं और अंदर इस ब्लैक होल के अंदर घुस रही हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लैक होल में जो सेंटर होता है वहां पे इट्स अ सिंगुलैरिटी, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोलते हैं, जहां से कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर सकता, बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। यहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी होती है और इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप। तो इसके अराउंड जैसे ये गैसेस स्वर्ल करने लगती है, मतलब गोल घूमने लगती हैं, तो ये गैसेस जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं, ठीक है। अब ये जो एनर्जी, जैसे आप ये व्हाइट कलर का जो जेट देख पा रहे हो, ठीक है, ये व्हाइट कलर का जेट ये रिलीज होता है। तो अगर ये डायरेक्टली सीधा निकल के आ रहा है तो इसे हम ब्लेजर बोलते हैं, ब्लेजार। ये कुछ एंगल पे निकल के आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से एंगल पे निकल के आ रहा है तो इसे बोलते हैं क्वेसार, ठीक है। सो ये बेसिकली ये डिफरेंस होता है। तो ये साइडों में से अगर निकलता है तो क्वेसार बोलते हैं। तो जनरली याद रखना, किसी भी ऐसी एक्टिव गैलेक्सी जहां पे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसके अंदर और वो उसके अंदर रहने वाले कुछ हेवनली ऑब्जेक्ट्स को निगल रहा है, बिकॉज आपको पता है एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो अगर उन स्टार्स को, उन सोलर सिस्टम को जब निगलता है या अपने अंदर फीड करता है तो फिर उससे ये एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इज इक्विवेलेंट टू थाउजेंड्स ऑफ स्टार। मतलब ऐसा लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टार एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जब एक रेडियो टेलीस्कोप पहली बार स्पेस की तरफ घुमाया तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे हमें ऐसे सोर्सेज मिल रहे हैं जहां से लगातार बहुत स्ट्रांग एनर्जी सिग्नल्स आ रहे हैं। और ये इतने ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि एक सिंगल स्टार या एक सिंगल गैलेक्सी इतने स्ट्रांग जो पल्सेस हैं वो रिलीज ही नहीं कर सकता, या इतनी स्ट्रांग एनर्जी रिलीज ही नहीं कर सकता। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत दिनों तक, या एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत दिनों तक ये एक चैलेंज बना हुआ था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें इतनी स्ट्रांग एनर्जी देखने को मिल रही है जितना कि एक सिंगल स्टार या सिंगल गैलेक्सी से आती ही नहीं है, इतने ब्राइट क्यों पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा ब्लैक होल्स के बारे में, फिर ब्लैक होल्स की एक्टिविटी के बारे में, तो उससे हमें पता लगा कि ये जो इतनी स्ट्रांग लाइट आ रही है बहुत दूर से, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू अ इफेक्ट ऑफ ब्लैक होल, और उसको फिर हम लोगों ने क्वेसार नाम दिया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए।
अब वापस आते हैं अपने वाले टॉपिक पे। तो पता लगा क्वेसार क्या है, एक्सट्रीमली एक्टिव ल्यूमिनस टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। एक्टिव क्यों है? बिकॉज उसके अंदर जो ब्लैक होल है वो अपनी एक्टिविटी के थ्रू बहुत सारी जो एनर्जी है उसको रिलीज कर रहा है। सो दीज समटाइम्स दे आर ट्रिमेंडसली एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल रिसाइडिंग इन द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, माइंड यू हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी ब्लैक होल है, लेकिन वो क्वेसार नहीं है। ठीक है, क्वेसार क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे गैलेक्सी के अंदर कोई जो ब्लैक होल है वो किसी चीज पे अभी फीड नहीं कर रहा है। सपोज अगर हमारे सोलर सिस्टम पे फीड करने लग गया, वो हमारे सोलर सिस्टम को खाने लग गया, तो फिर डेफिनेटली एक क्वेसार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी देखने को मिलेगा, बट अभी के लिए नहीं है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर टाइम डायलेशन मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि स्पेस टाइम जो बेंड होता है किसी भी हेवनली ऑब्जेक्ट के अराउंड, उसकी वजह से टाइम थोड़ा धीरे हो जाता है। जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा टाइम धीरे होगा, और ये जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू ये इफेक्ट का हमें पता लगता है। सो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है उसको थोड़ा अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें, तो सपोज मैं अगर अर्थ पे बैठा हूं और उसके बाद मैं जुपिटर पे जाता हूँ और मून पे जाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी एज में, क्योंकि एज क्या है, जो टाइम स्पेंड कर दिया मैंने धरती के ऊपर वो मेरा एज है। तो अगर लेट्स से मैं जुपिटर पे चला जाता हूँ तो मेरा एज जो है वो 18.4 सेकेंड माइनस हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है जुपिटर जो है हमारी अर्थ से कई गुना ज्यादा हैवियर है, तो ये अगेन हैवी होने के कारण स्पेस टाइम को बेंड करेगा। तो मेरी जो एज जुपिटर पे होगी वो 18.4 सेकेंड माइनस होगी, जो मेरी करंट एज है। ऑल्दो दिस नंबर मे नॉट सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर जैसे इससे भी बड़े हेवनली ऑब्जेक्ट के आसपास जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो रेंज है टाइम का ये काफी और चेंज हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली मून के आसपास जाके देखोगे, क्योंकि आपको पता है मून अर्थ से लाइटर है, तो यानी कम स्पेस टाइम को बेंड करेगा। तो यहाँ पे मेरी जो एज है वो प्लस हो जाएगी, यानी यहाँ पे मेरी एज अर्थ की जो एज है उससे थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 629 मिली सेकेंड्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा मेरी नॉर्मल एज में। ठीक है, सो ये चीज, ये जो एक्सपेरिमेंट है या ये जो एक सिंपल से एग्जाम्पल है, दिस विल हेल्प यू गेट पर्सपेक्टिव कि कैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें टाइम डायलेशन के फिनोमेना को समझा सकती है। ठीक है, इतने पार्ट में कोई डाउट या क्वेश्चन? कूल है, आगे चलते। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, किससे रिलेटेड है? आई थिंक साइज ऑफ स्टार्स रिलेटेड है, कि वो जब खत्म होगा, एंड ऑफ लाइफ होगा, तो फिर वो एग्जैक्टली ब्लैक होल बनेगा या फिर वाइट डवार्फ बनेगा या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, उसको एक्सप्लेन करता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ब्लैक होल्स। सो ब्लैक होल्स बहुत बार सुना ही होगा, ठीक है, बहुत हद तक एक्सप्लेन भी हम लोगों ने कर लिया है इसको। सो एक बार बस जस्ट टू रिवाइज, एक कॉस्मिक बॉडी है स्पेस के अंदर जहाँ पे इनफाइनाइट आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी, और ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। सो ये एक बहुत ही टाइनी वॉल्यूम के अंदर बहुत इमेंस मास है, इसके कारण इनफाइनाइट डेंसिटी हो जाती है। और ब्लैक होल जो होता है कब बनता है? जब एक सुपर मैसिव स्टार, सुपर मैसिव मतलब हमारे सन से कई गुना मैसिव, जब एक स्टार अपना एंड ऑफ लाइफ पे आ जाता है तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है जिसे हम सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक है, सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोजन हुआ है। उस एक्सप्लोजन होने के बाद वहां पे ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है, और ये जो ब्लैक होल है डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। क्यों नहीं विजिबल होता? बिकॉज ये कोई लाइट वेव एमिट ही नहीं करता है ना। हमें कोई चीज क्यों दिखती है? बिकॉज उससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अगर आप अपनी स्क्रीन देख रहे हो, आपको यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है, तो ये व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है? बिकॉज इसमें से जो 7 कलर्स होते हैं लाइट के, विब ग्योर जिसे आप जानते हो, विब ग्योर, ये सारे के सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन आपको व्हाइट के कलर में दिखता है। सपोज ये फॉन्ट है द मून जहां पे लिखा है, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। ये ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है? बिकॉज ये सारे जो विब ग्योर के जो लाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर कोई चीज आपको ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब उसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वो सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, इसलिए ब्लैक दिखता है। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ब्लैक होल नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती। फॉर दैट रीजन ये हमें इनविजिबल दिखाई देता है। तो फिर हमें पता कैसे लगा, मतलब साइंटिस्ट ने कैसे डिटेक्ट किया कि ब्लैक होल है? तो ऑल्दो ये डायरेक्टली नहीं दिखता, बट इसके अराउंड जब ब्लैक होल लेट्स से किसी प्लैनेट के अराउंड फॉर्म हो गया, तो अब ये क्या होगा, ये जो जुपिटर है या कोई भी प्लैनेट है इसके अंदर कंज्यूम होने लगेगा, तो वो बर्स्ट होने लगेगा।
उसमें से गैसेस रिलीज होंगी साइड में से, ठीक है, गैसेस गोल घूम रही होंगी और इससे हमें एक गैसेस का या फिर कुछ एनर्जी का रिलीज होते हुए दिखेगा इस डिस्क के अराउंड। इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई ब्लैक होल है, ठीक है। और एक्चुअली इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया था इन द इवेंट हॉराइजन टेलीस्कोप या इवेंट हॉराइजन एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता लगा कि एक्चुअली ब्लैक होल होता है और उसका हम लोगों ने फिर फोटोग्राफ लिया, ठीक है। तो उसके अराउंड जो गैसेस रिवॉल्व करी है उसके लाइट से हमें पता लगा कि यहाँ पे ब्लैक होल प्रेजेंट है, नहीं तो हमें दिखता भी नहीं था ब्लैक होल। क्लियर? सो याद रखना, कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, क्योंकि कोई लाइट नहीं इमिट करता। अब यहाँ पे देख लो ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। तो सपोज ये ब्लैक होल है सेंटर में, यहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी है, इनफाइनाइट यहाँ पे मास है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो ये जो पॉइंट जहां पे एग्जैक्टली कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती, इसे बोलते हैं सिंगुलैरिटी। दिस इज द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। क्लियर? इवेंट होराइजन क्या होता है? इवेंट होराइजन द रेडियस विच इज अराउंड अ सिंगुलैरिटी वेयर मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट एस्केप। तो ये जो रेडियस है जहां पे एक्चुअली कोई लाइट या कोई एनर्जी एस्केप नहीं कर सकती, उसे हम इवेंट होराइजन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो एक्रेशन डिस्क। एक्रेशन डिस्क क्या होती है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सिंक के अंदर पानी भर दोगे और फिर एकदम से प्लग हटा लोगे इसमें से, तो सारा पानी जो है वो गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। तो वैसे ही इसके अराउंड जो मैटर है वो क्योंकि इसमें खिंच के जा रहा है, तो गोल घूमता हुआ ऐसा टोर्नाडो की तरह आपको दिखाई देगा। और ये टोर्नाडो के अंदर ये जो गैसेस है सुपर हीटेड गैसेस रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हीट अप हो जाती है और इससे बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, जनरली इन फॉर्म ऑफ एक्स रेज, ठीक है। सो इसे एक्रेशन डिस्क बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखो रिलेटिविस्टिक जेट। तो ये जब कोई स्टार एब्जॉर्ब होता है ब्लैक होल्स के अंदर, तो उससे कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एट नियर लाइट स्पीड, ठीक है। और यही जो रिलेटिविस्टिक जेट होता है, अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और परपेंडिकुलर जा रहा है तो इसे बोलते हैं ब्लेजार, और जब ये एक एंगल के ऊपर जाता है तो इसे बोलते हैं क्वेसार। क्लियर? अब देखो 2017 में क्वेश्चन आया था, उसमें ये सारे टर्मिनोलॉजीज दी थी, इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी। तो पूछा था एक किस से रिलेटेड है, तो आंसर था उसका ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ब्लैक होल से रिलेटेड ही टर्मिनोलॉजी से। तो आगे क्वेश्चन बनता है तो इसके डेफिनेशन पे ही बनेगा मोस्ट प्रोबेबली। कूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ और पार्ट्स हैं ब्लैक होल के, जैसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडिएशन, सॉरी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। तो दिस इज द इवेंट होराइजन रेडियस एट विच एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट किसी जो हेवनली बॉडी है उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको एस्केप कर जाता है और उसमें से बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अर्थ के ऊपर अगर लेट्स से मुझे किसी सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालना है, ठीक है, तो मुझे उसमें कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? तो अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज अराउंड 11 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर इस स्पीड से मैं ट्रैवल करूं तो मैं अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। सो अगर हमें कोई भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना है, कोई भी लेट्स से इंटरप्लैनेटरी मिशन रिलीज करना है या लॉन्च करना है, तो उसके लिए उसमें जो रॉकेट है उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, तभी वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर पाएगा। सिमिलरली ब्लैक होल में से अगर आपको एस्केप करना है, इवेंट होराइजन के उस रेडियस में से आपको अगर एस्केप करना है, तो आपकी एस्केप वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसमें से बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज नहीं आ पाओगे, उसी के अंदर कैद हो जाओगे। नेक्स्ट है अर्गोस्फीयर। तो अर्गोस्फीयर ब्लैक होल का जो रोटेटिंग एरिया है जहां पे वो स्पिन करता है, जिससे कि स्पेस टाइम जो है उसके अराउंड बेंड होता है या रोटेट होता है, उसको एर्गोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो ब्लैक होल के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, डार्क मैटर मैप देख लो। सो एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी डार्क मैटर का एक मैप तैयार किया, जिससे हमें दो फिनोमेना पता लगे, एक तो लंपीनेस ऑफ द यूनिवर्स एंड द रेट एट विच यूनिवर्स इज ग्रोइंग, ठीक है। सो आपने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, क्लास 11 का एनसीईआरटी का, जहां पे आपको बताया हुआ है कि यूनिवर्स कैसे बनता है। एक थ्योरी बोलती है बिग बैंग थ्योरी कि यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग,
दूसरी थ्योरी बोलती है कि यूनिवर्स जो है कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग है कहीं ना कहीं लंपीनेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाए तो हम बोलते हैं लंप बन गया। ठीक है, सो लंपीनेस क्या बताता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है कंसेंट्रेट कर रहा है। और क्यों कंसेंट्रेट करेगा, तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स को या दो हेवनली बॉडीज को आपस में अट्रैक्ट करवाता है, जिससे वो एक दूसरे के साथ में आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता तो हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म ही नहीं होता, है ना। अर्थ अलग ही क्यों हुआ सन से, वो वापस सन के अंदर जाके क्यों नहीं मिल जाता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स सिकुड़ कर एक पॉइंट साइज बॉल में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते। ठीक है, एक सवाल आएगा ना दिमाग में, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सब चीजें चिपक के एक साथ पापड़ क्यों नहीं बन जाता उनका, या कोई सिंगल छोटा सा बॉल क्यों नहीं बन जाता। तो फिर एक दूसरी थ्योरी आती है जो हमें बताती कि नहीं, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, नहीं तो हम तो बिल्कुल सिकड़ के पापड़ बन जाते हैं। और उसमें देखा गया कि कुछ हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो ये थोड़ी सी दो कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरीज है। अब यूनिवर्स में ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक माइक्रोवेव डिटेक्टर लगाया। माइक्रोवेव मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका जो वेवलेंथ है दैट इज इन द माइक्रोमीटर। ठीक है, सो माइक्रोमीटर डिटेक्टर लगाया कहाँ पे, एटिकामा में, एटिकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप। तो आप लोगों से ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, एटिकामा कहाँ पे है, बता सकते हो। चिले। हाँ करेक्ट, चिले में है। एंड दिस इज अ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट है। और आपको पता है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे ही ज्यादातर डेजर्ट समय मिलते हैं। इसका रीजन बता सकते हो क्यों है। कोल्ड करंट्स होते कोल्ड हैं। करंट की वजह से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोल्ड करंट होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कोल्ड करंट है एटकामा के आसपास। पेरुवियन। करेक्ट, पेरुवियन कोल्ड करंट है, राइट। फॉर दैट रीजन यहाँ पे एटिकामा डेजर्ट देखने को मिलता है। और क्योंकि ये हाइट के ऊपर है तो ऐसी जगह पे जहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट है और हाइट पे है, जनरली हम इस टाइप की ऑब्जर्वेटरीज बनाते हैं। तो इसलिए एटिकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप वहां पे लगा है। और ये जो टेलीस्कोप है इसके थ्रू हम लोग आइंस्टाइन की जो प्रिडिक्शंस थी उसको चेक कर रहे थे। आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके थ्रू कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, सो हम लोग ये जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी की, जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि एक फिक्स पैटर्न है या एक फिक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे बिग बैंग के बाद। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी किस पे बेस्ड है, ये बिग बैंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि एक छोटा सा पॉइंट सोर्स था, उसमें ब्लास्ट हुआ, वो एक्सपैंड हुआ और उससे हमें ये जो यूनिवर्स एक्सपैंड होता हुआ दिखा। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी है। क्लियर। सो यहाँ पे आगे देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या देखे गए बाय एस्ट्रोनॉमर्स। तो पहले उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक इनविजिबल वर्ल्ड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि देखो ग्रेविटेशनल लॉ जो था न्यूटन का वो बताता है कि दो हेवी बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, और आपस में अट्रैक्ट करेंगी तो एक दूसरे के पास आएंगी। लेकिन पास नहीं आ रही हैं ये बॉडीज, उल्टा ये दूर जा रही हैं बॉडीज। तो अब ये दूर जा रही है तो इसके लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ना। ऐसा तो है नहीं इनको मजा आ रहा है कि चलो एक दूसरे से दूर चलते हैं, अकेले में रहेंगे, ऐसा तो मजा नहीं आ रहा है। उसके पीछे एक रीजन है और वो एक इनविजिबल फोर्स है जो कि हमें दिख नहीं रहा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल अवे फ्रॉम ईच अदर। तो उस मूवमेंट को समझने के लिए हम लोगों ने एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर का डिस्कवरी किया। ठीक है, हमने पाया कि ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैटर है जिसको हम लोगों ने नाम दिया डार्क मैटर। ठीक है, डार्क मैटर या एंटी मैटर बोल सकते हो। जैसे नॉर्मल मैटर है उसको आप देख सकते हो, उसको पकड़ सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो। लेकिन डार्क मैटर को ना तो आप देख सकते हो ना आप उसे फील कर सकते हो। ठीक है, इस सेंस में वो एंटी मैटर है। इनफैक्ट हमारा अगर यूनिवर्स की बात करें, हमारी यूनिवर्स के अंदर डार्क मैटर जो है ऑलमोस्ट हमारे जो नॉर्मल मैटर है उससे 6 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, लेट्स से अगर हमारे यूनिवर्स में हाइपोथेटिकली मान लो 1 kg विजिबल मैटर है तो डार्क मैटर उसका 6 गुना यानी 6 kg हमारे पास डार्क मैटर है। ठीक है, तो 6:1 से वो डोमिनेट करता है डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में विजिबल मैटर को।
और इसी तरीके से इससे एसोसिएटेड एनर्जी जो है, जिसे हम डार्क एनर्जी बोलते हैं, जो हम मान के चल रहे हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट और द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। सो वो भी अगेन डोमिनेट करती है और मेकअप अराउंड लेट्स से 68% ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और जो नॉर्मल मैटर है दैट मेक्स अप ओनली 5% ऑफ द नोन यूनिवर्स। क्लियर? 27% हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर है, 68% हमारे यूनिवर्स के अंदर डार्क एनर्जी है, और नॉर्मल मैटर केवल 5% है, जिसमें हमें वो जो चीजें दिखाई दे रही है अपने आसपास वो सब नॉर्मल मैटर कहलाता है। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का लेना देना क्या है, और डार्क एनर्जी और मैटर और एनर्जी में भी क्या लेना देना है। ये भी एक बहुत फेमस इक्वेशन है कॉल्ड E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, E क्या है? E एनर्जी है, M क्या है? मैटर है, C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन के थ्रू आइंस्टाइन ने ये बताया अगर कोई मैटर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो एनर्जी बन जाएगा। तो आप समझ सकते हो डार्क मैटर डार्क एनर्जी में क्या रिलेशन है, या नॉर्मल मैटर और एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो ये सब आइंस्टाइन ने अपने मरने से पहले सब प्रूव कर दिया था, जिसको आज भी हम लोग ऑब्जर्व करने में लगे हैं या उसको प्रूव करने में लगे हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, उसने थ्योरी में पहले ही प्रूव कर चुका था। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो अबाउट इनविजिबल, और ये जो मैटर है या डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कॉस्मिक हम्स के बारे में। तो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, ये बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ऑफ दिस डार्क मैटर, ये बेसिकली एक रेडिएशन की फॉर्म में हमारे यूनिवर्स के अंदर फैला हुआ है। हम इसे फॉसिल रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब जब बिग बैंग शुरू हुआ तो उससे ये रेडिएशन निकले और आज भी हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड दीज गेट डिफ्लेक्टेड बाय द डार्क मैटर। क्लियर? सो ये था विद रिगार्ड्स टू द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और ये जो लंपीनेस बोल रहे हैं हम लोग, लंपीनेस के थ्रू हमें ये पता लगा कि ये जो एस्ट्रोनॉमर्स ने मेजरमेंट किया उससे ये पता लगा कि जो यूनिवर्स है इज एग्जैक्टली द राइट साइज एज पर द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड मॉडल था उसके हिसाब से दिस इज ऑल करेक्ट और एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, और इसके थ्रू ग्रेविटेशनल लेंसिंग वगैरह जो फिनोमेना थे इसके बारे में भी हमें आइडिया मिलता है। ठीक है, इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन बताइए। इसमें ऐसे याद रख सकते हैं, डार्क एनर्जी में ई आ रहा है ना, तो ई से एक्सपांशन, अगर कंफ्यूजन हो दोनों में तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस बारे में यूपीएससी मेंस में ऑलरेडी सवाल पूछ लिया है, बट ऐसा नहीं है कि मेंस में सवाल पूछ लिया तो काम खत्म हो गया। आपने देखा जैसे सर ने बताया था थोड़ी देर पहले, लीसा के ऊपर 2 बार सवाल पूछे, तो ऐसे कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन रिपीट किए हैं, मल्टीपल टाइम्स रिपीट किए हैं। पॉलिटी में उठा के देख लो, एनवायरमेंट में उठा के देख लो, कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन। इसीलिए ना ये जो स्टडी यूपीएससी का यूट्यूब चैनल है उसमें प्रीवियस अगर आप वीडियोस जाके देखोगे, हम लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस भी किए हुए। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा जाके देखो उसको, ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और क्यों जरूरी है पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था और इसीलिए यूपीएससी ने मेंस में सवाल भी पूछा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी रिसेंटली हमारा जो मिल्की वेव गैलेक्सी है उसके जो बिल्कुल सेंटर या जो एकदम हार्ट है उसकी कुछ इमेजेस हमें रिवील करी। अब इससे हमें पता लगा कि जो पता तो हमें वैसे पहले भी था, बट हमें कुछ और एडवांस इमेजेस मिली है ऑफ द स्टार फॉर्मिंग रीजन कॉल्ड सैजिटेरियस सी, जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है एट द मिल्की वेज गैलेक्सी सेंटर। ठीक है, तो हमारे गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में हमारे पास एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, बट ये ब्लैक होल क्योंकि अभी किसी चीज के ऊपर फीड नहीं कर रहा, फॉर दैट रीजन दिस इज नॉट अ क्वेसार। क्लियर है? हमारे गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल है, बट वो ब्लैक होल अभी फीड नहीं कर रहा है किसी चीज पे, तो इसलिए ना वो कोई क्वेसार जैसी कोई एक्टिविटी है उसको नहीं जन्म दे रहा है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक सबसे एडवांस टेलीस्कोप है प्रेजेंटली। इसको रिलीज किया गया था इन 2021 और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है ऑफ द नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और ये जो
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, दिस इज कंसीडर्ड एज अ सक्सेसर टू द हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, अब आपको याद होगा लेग्रेंजियस पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे, तो कोई बता सकता है कौन से लेग्रेंजियस पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? सेकंड। L2 पे है ना? करेक्ट, L2 पॉइंट के ऊपर है, तो ये याद रखना है, L2 पॉइंट के ऊपर है। तो L2 पॉइंट, अगर मैं पूछूं L2 पॉइंट कहाँ पड़ेगा, क्या वो सन और अर्थ के बीच में पड़ेगा L2? ट्रू और फॉल्स बताइए। फॉल्स। फॉल्स। ओके, करेक्ट, फॉल्स है। तो कहाँ पे पड़ेगा? सर उस डायग्राम में ऊपर के साइड में था। ऊपर के साइड पे नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा बताओ, लाइक राइट। सन के पीछे पड़ेगा या सन और अर्थ दोनों के पीछे पड़ेगा या सन और अर्थ दोनों के साइड में पड़ेगा? सन और अर्थ दोनों के साइड में, नहीं, साइड साइड में में, नहीं, दोनों के सॉरी पीछे पड़ेगा। L4 L5, हाँ राइट, अर्थ के हाँ, पीछे पड़ेगा। L4 L5 आर द करेक्ट, स्टेबल पॉइंट्स जो इधर साइड से सन और अर्थ के। राइट। तो ऐसे थोड़ा देखो, डायग्राम निकला है ना, तो ऐसा मतलब नहीं है कि उसमें ऊपर नीचे आप बताने लगोगे, क्योंकि वहां पे आपको प्रिसाइज लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो बहुत सारे इसने इंपॉर्टेंट इमेजेस हमें लाके दिए हैं, लो मास गैलेक्सीज के बारे में बताया, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ जो कॉस्मोलॉजी है या जो बिग बैंग थ्योरी के जो इवेंट्स हैं उनको क्वेश्चन कर दे रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें उतना मास नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें ऐसी भी गैलेक्सी मिली है जो कि बहुत दूर होने के बावजूद उनमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मास है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी है या जो बिग बैंग इवेंट है उसको भी क्वेश्चन कर देती है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो इसकी फाइंडिंग है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक कंपैरिजन देख लो हबल, वेब और हर्शल के बीच में। तो पहले वेब देख लेते हैं। तो वेब का आपको पता है लेग्रांज पॉइंट के ऊपर है, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये इतना दूर है कि यहाँ पे हम लोग किसी इंसान को या किसी एस्ट्रोनॉट को भेज के इसे रिपेयर नहीं करा सकते हैं, बहुत दूर है ये। ठीक है, तो ये सर्विसेबल नहीं है, मतलब अगर ये खराब हो गई तो फिर खराब ही होगी। ठीक है, इसको फिर कोई आप किसी तरीके से ठीक नहीं कर सकते हो। अब ये सर्च क्या कर रहा है, ये न्यूबॉर्न गैलेक्सीज को सर्च कर रहा है, और न्यूबॉर्न गैलेक्सीज में से बहुत जो इंफ्रारेड रेज जो निकलती है वो काफी वीक निकलती है, इन द सेंस कि ये नियर या मिड, नियर मिड का मतलब क्या है, ये बेसिकली वेवलेंथ को बता रहा है। नियर और मिड वेवलेंथ की जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उन्हें ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, ज्यादातर हमारे जो टेलीस्कोप भेजे जाते हैं वो जनरली आपको इंफ्रारेड के अंदर, हाई इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड जो है उसके अंदर वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट ये नियर और मिड इंफ्रारेड के अंदर मेजर करेगा, ये पता होना चाहिए। और न्यू बॉर्न गैलेक्सीज को फाइंड कर सकता है, क्योंकि इसका दूरी बहुत ज्यादा है हमारे अर्थ से, तो इसलिए ये सर्विसेबल नहीं है। ठीक है, फिर हबल देखो, हबल आप देख सकते हो इसका डिस्टेंस जो है ये 507 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, यानी ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर है। ठीक है, हमारा अर्थ से ये लो अर्थ ऑर्बिट से लोकेटेड है, यहाँ पे हम एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते हैं और उसे सर्विस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर इसमें कोई खराबी हो जाती है तो इसे हम ठीक करा सकते हैं। बट इसके अंदर जो रेंज है, जो वेवलेंथ जिसको ये एक्चुअली चेक कर सकता है, मेजर कर सकता है, वो जो रेंज है वो काफी कम है। ठीक है, क्योंकि ये विजिबल यूवी रेज और पार्ट ऑफ नियर इंफ्रारेड, कुछ पार्ट है नियर इंफ्रारेड रेज का, सिर्फ उसी को ही डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो जनरली जो यंग गैलेक्सीज है उनको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन उतना एडवांस नहीं है इसके अंदर इक्विपमेंट्स। इनफैक्ट इसके अंदर जो प्राइमरी मिरर है केवल 2.4 मीटर्स का है, बट जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसके अंदर ये जो प्राइमरी मिरर है ये 6.5 मीटर का, मतलब अब तक का सबसे लार्जेस्ट मिरर अगर हम लोगों ने किसी टेलीस्कोप में भेजा है तो वो ये स्पेस वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में। फिर देखो हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ये सेकेंड लेग्रांज जो पॉइंट है उसके ऊपर लोकेटेड है, और 3.5 का मीटर का इसका जो प्राइमरी मिरर है वो है, और ये जो एक्टिवली स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सीज है उसको आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि ये भी
L2 पॉइंट के ऊपर है, मतलब बहुत दूर है, हमारे अर्थ है उससे काफी दूर है, इस कारण इसको भी सर्विस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये याद रखना, ये फार इंफ्रारेड और सब मिलीमीटर वेव्स जो है, रेडियो वेव्स, उनको डिटेक्ट करता है। क्लियर? सो ये तीनों जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसके बीच में एक डिस्टिंक्शन हो गया। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंसेस क्या है। और अभी आपको पता है इंडिया ने भी अपना एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भेजा है जिसका नाम आदित्य L1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलेटेड कॉन्सेप्ट हबल कांस्टेंट है। अब देखो अगेन बहुत सारे ऐसे नंबर आपको यूनिक यूनिक चीजें मिल जाएंगी, बट उतना यूनिक चीजें है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजों के बारे में जानने बैठोगे, ऐसे तो फिर आपका साइंस एंड टेक पीटी नहीं खत्म होगा। तो अपने को थोड़ा लिमिट रखना है। ठीक है, क्यूरियोसिटी अपनी जगह है, बट उस क्यूरियोसिटी के चक्कर में खो मत जाना, नहीं तो फिर निकल ही नहीं पाओगे साइंस एंड टेक से। और तो बहुत सारा सिलेबस कवर करने को है, तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका ये रहना चाहिए या फिलोसफी ये रहनी चाहिए, लेस इज मोर। जितना पीटे में दिया हुआ उतना भी अगर आपको समझ में आ गया ना तो काफी है। अलग से नए नए टर्म्स निकालना या वो उनके पीछे भागना, इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे आपके पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत है कवर करने को। ठीक है, सो देख लो हबल कांस्टेंट, बस इतना याद रखना, ये एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो कि हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बताता है, और इसलिए हम लोगों ने एडविन हबल के नाम से ये कांस्टेंट को रेफर किया जाता है। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल वेव्स और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और जो डिफरेंट फिनोमेना है हमारे यूनिवर्स में एक्सपेंशन से रिलेटेड, उन सबको एक्सप्लेन करने में ये हमारा हबल कांस्टेंट जो है हेल्प करता है, या इसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इतना ही जानना है आपको, बस ये वर्ड एसोसिएशन पता लगना चाहिए। हबल कांस्टेंट मतलब यूनिवर्स के एक्सपेंशन से रिलेटेड एक हमारे पास मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इतने पार्ट में कोई एडिशन, कोई डाउट तो बताइए। इस पे 2022 में सीडीएस में क्वेश्चन आया था, तो उसकी कोई स्टेटमेंट है? इट इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च इनटू स्पेस। ट्रू और फॉल्स? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी? हाँ, एवर लॉन्च इनटू स्पेस। नहीं, ये तो फॉल्स होगा। नहीं नहीं, ऐसा ही है, लार्जेस्ट तो है ना। अभी देखा, तो फिर ऑब्जर्व ही कर ये रही ज्यादा हूँ। हमने देखा वो क्या था? प्राइमरी में तो देखा था ना, सबसे बड़ा था इसमें 6.5 मीटर का। मिरर हाँ यही मतलब सुने ना। जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है ज़्यादा। हाँ, देन सेकंड स्टेटमेंट था, इट विल ट्रैक इंफ्रारेड रेज विच रेमनेसेंट ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड। ये भी ट्रू है। करेक्ट, ये भी ट्रू है। क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल हबल का रिप्लेसमेंट है? रिप्लेसमेंट तो नहीं है। ये तो करेक्ट, तो सक्सेसर है। हाँ सक्सेसर है, दोनों भी अपने अपने काम कर रहे हैं। जैसे अभी ऊपर वो चार्ट में देखा हमने कि जो हबल का काम है वो यूवी रेज और विजिबल लाइट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, और जेम्स वेब इंफ्रारेड को ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए यहीं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू Thank एवरीवन, you. गुड नाइट।